हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूं। आज मैं आप लोगों से राष्ट्रसंघ की विफलताओं के कारण तथा उसकी उपलब्धियां क्या रही थी इसके विषय में चर्चा करूंगी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से द लीग ऑफ नेशंस के एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस के विषय में चर्चा किया था। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से जो इसकी सफलताएं रही थी या जो उपलब्धियां रही थी इसके विषय में विस्तार पूर्वक और इसकी विफलताओं के कारण के विषय में भी चर्चा करूंगी। लीग ऑफ नेशंस के विषय में यदि हम बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पश्चात जब पेरिस शांति सम्मेलन बुलाया गया था, इसी के साथ राष्ट्रसंघ के स्थापना का मार्ग भी प्रशस्त हुआ था। 5 मई 1919 को राष्ट्रसंघ की स्थापना हो गई थी और 28 अप्रैल 1919 को इसके संविधान का प्रारूप दिया गया था। जब हम इसके संविधान के विषय में बात करते हैं तो इसी में राष्ट्रसंघ की जो कार्य रहे थे तथा इसकी जो उपलब्धियां रही थी इसी से संबंधित हमें इसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। राष्ट्रसंघ की उपलब्धियों के विषय में जब हम बात करें तो सर्वप्रथम हमें यहाँ पे प्रादेशिक अखंडता के विषय में चर्चा करनी होगी। राष्ट्रसंघ के संविधान की 10वीं धारा में यह निहित किया गया है कि सभी सदस्य राष्ट्र देश के एक दूसरे की राजनीतिक स्वतंत्रता तथा प्रादेशिक अखंडता की रक्षा बाहरी आक्रमण से करेंगे और उस समय के राजनीतिक परिवेश को देखते हुए ये बहुत ही आवश्यक रहा था कि किस प्रकार से प्रादेशिक अखंडता संपूर्ण विश्व में बनाए रखा जा सके। नेक्स्ट यहाँ पे जब हम बात करें शांति स्थापना के विषय में तो जितने भी इस समय अंतर्राष्ट्रीय विवाद हुए थे इन सभी को सुलझाने का कार्य लीग ऑफ नेशंस के द्वारा किया गया था। कोई भी सदस्य राष्ट्र असेंबली का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर सकता था। नेक्स्ट यहाँ पे जब हम बात करें संधि संबंधी विवादों के विषय में तो धारा 13 के अंतर्गत संधि तथा अंतर्राष्ट्रीय बाध्यता के उल्लंघन के विवादों का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा जो है वो किया जाता था। काउंसिल के समक्ष उत्पन्न हुए विवादों के विषय में यदि हम बात करें तो काउंसिल के सामने लाई गई जितने भी विवाद रहे थे उन सभी को सुलझाने का कार्य असेंबली के द्वारा किया गया था और यह व्यवस्था राष्ट्रसंघ की संविधान के धारा 15 के अंतर्गत किया गया था। काउंसिल राष्ट्रों के विवादों को सुलझाने और शांतिपूर्ण तरीके से इन विवादों का हल करने का प्रयास करता था। नेक्स्ट यहाँ पे जब हम बात करें दंड की व्यवस्था के संदर्भ में तो यह व्यवस्था किया गया था कि यदि कोई सदस्य धारा 12, 13 और 15 का उल्लंघन कर युद्ध की घोषणा करेगा तो वह राष्ट्रसंघ के सभी सदस्यों के विरुद्ध समझा जाएगा। युद्ध को रोकने के लिए आर्थिक प्रतिबंध के अलावा सैनिक कार्यवाही की भी व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे जब हम बात करें हथियारों की होड़ के विषय में तो ये भी कहा जा सकता है कि राष्ट्रसंघ की एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही थी कि उस समय हथियारों के होड़ को कुछ समय के लिए ही सही इसे रोक पाना। राष्ट्रसंघ इस बात पर विशेष ध्यान दिया था कि राष्ट्रों के मध्य हथियारों का होड़ नहीं हो। किसी भी राष्ट्र को अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था अपनी सिर्फ सुरक्षा के लिए ही करनी थी। आगे जब हम बात करें अन्य उपलब्धियों के विषय में तो राष्ट्रसंघ की हमें यहाँ पे दिखाई देती है कि कई राजनीतिक उपलब्धियां भी रही थी और इसमें सर्वप्रथम हमें यहाँ पे चर्चा करना होगा स्वीडन और फिनलैंड के मध्य उठे विवाद के संदर्भ में। 1920 ईस्वी में स्वीडन और फिनलैंड के बीच द्वीप समूह को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था और राष्ट्र संघ ने लोकमत के आधार पर इस विवाद को सुलझाने का कार्य किया था। आगे जब हम बात करते हैं यूनान और यूगोस्लाविया के विषय में तो 1921 ईस्वी में यूनान और यूगोस्लाविया के बीच अल्बेनिया को लेकर उत्पन्न विवाद के समय राष्ट्रसंघ ने अपनी मध्यस्थता से इस विवाद को सुलझाया था। आगे जब हम बात करें जर्मनी और पोलैंड के संदर्भ में तो 1921 ईस्वी में जर्मनी और पोलैंड के बीच साइलेशिया पर अधिकार को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था और राष्ट्रसंघ ने साइलेशिया का विभाजन कर दोनों ही पक्षों को संतुष्ट करने का कार्य किया था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पश्चात सीमा निर्धारण को लेकर के और कई क्षेत्रों को लेकर के उस समय विवाद उत्पन्न हुआ था और इसी का उदाहरण जो है ये स्वीडन और फिनलैंड के मध्य उठा जो विवाद था यूनान और यूगोस्लाविया के मध्य
विवाद और जर्मनी और पोलैंड के मध्य साइलेशिया को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ था, इन सभी को सुलझाने में राष्ट्र संघ की प्रमुख भूमिका रही थी। पेरू और कोलंबिया के मध्य उठे विवाद के विषय में जब हम बात करते हैं तो 1923 ईस्वी में पेरू और कोलंबिया के बीच लैटेशिया के मुद्दे को लेकर विवाद हुआ था। लैटेशिया पर कोलंबिया का अधिकार था, किंतु पेरू उसे अपने अधिकार क्षेत्र में लाना चाहता था। पेरू ने आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में कर लिया था और राष्ट्र संघ ने हस्तक्षेप कर फिर से लैटेशिया जो है वो कोलंबिया को सौंप दिया था। इसी प्रकार से 1923 ईस्वी में ही पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया के मध्य सीमा संबंधी विवाद उठ खड़ा हुआ था और इसे हल करने का कार्य भी राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया था। आगे जब हम बात करते हैं रोमानिया और हंगरी के मध्य जो विवाद हुआ था उसके विषय में, तो 1923 ईस्वी में रोमानिया तथा हंगरी के मध्य सीमा संबंधी विवाद जो उठ खड़ा हुआ था उसे भी सॉल्व करने का कार्य राष्ट्र संघ ने किया था। ठीक इसी प्रकार यूनान एवं बुल्गारिया के मध्य भी 1925 ईस्वी में सीमा संबंधी विवाद हुए थे और इसे सुलझाने का कार्य राष्ट्र संघ ने किया था। आगे जब हम यहाँ चर्चा करें विल्ना के विषय में, तो जो विल्ना का प्रश्न था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था उस समय की राजनीतिक परिवेश के विषय में यदि हम बात करें, और इसका सुलझाने का कार्य भी राष्ट्र संघ ने किया था। 1919 ईस्वी में लिथुआनिया की राजधानी विल्ना को लेकर विवाद प्रारंभ हो गया था। पोलैंड ने इस पर हमला कर दिया था और पोलैंड को फ्रांस का समर्थन प्राप्त होने के कारण राष्ट्र संघ ने 1922 ईस्वी में विल्ना पोलैंड को सौंप दिया था। मेमल के प्रश्न के विषय में यदि हम बात करें तो पेरिस शांति सम्मेलन में मेमल को स्वतंत्र नगर बनाने का प्रयास किया गया था, परंतु लिथुआनिया ने इस पर अधिकार कर लिया तो राष्ट्र संघ ने मेमल लिथुआनिया को सौंप दिया था। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि शांति, सुरक्षा एवं विवादों को सुलझाने में राष्ट्र संघ काफी हद तक सफल रहा था। अब ऐसा यहाँ पे नहीं है कि लीग ऑफ नेशंस की जो हैं वो सिर्फ उपलब्धियां ही रही थी। अगर वो इतना ही सफल होता तो शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता ही नहीं। तो यहाँ पे यदि हम इस पे ध्यान दें कि आखिर में लीग ऑफ नेशंस जो है वो असफल क्यों हुआ और इसके पीछे कौन से कारण रहे थे, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले चर्चा करनी होगी संयुक्त राज्य अमेरिका के विषय में। अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन की राष्ट्र संघ के निर्माण में अहम भूमिका रही थी, परंतु जनमत के विरोध के कारण अमेरिका राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना था। यदि वह राष्ट्र संघ का सदस्य होता तो इंग्लैंड, फ्रांस एवं इटली के वर्चस्व को रोकना तथा इसे संतुलित करना आसान हो जाता। जिस तरह प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित हो गया था, उसकी सदस्यता शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए काफी आवश्यक था, परंतु ऐसा नहीं हो पाया था। आगे जब हम बात करें इंग्लैंड और फ्रांस के विषय में, तो इंग्लैंड और फ्रांस दोनों ही बहुत स्वार्थी सदस्य के रूप में उभर कर सामने आए थे। दोनों हमेशा अपने ही हितों के विषय में सोचते थे और इस कारण जितने कमजोर सदस्य राष्ट्र थे दोनों को लगातार अपमानित होना पड़ रहा था, जिस वजह से पोलैंड फ्रांस का समर्थन प्राप्त विल्ना पर अधिकार कर लिया था। आगे जब हम बात करें परस्पर सहयोग के विषय में, तो इसकी भावना का भी अभाव जो रहा था वह भी राष्ट्र संघ की असफलता का कारण बना। राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्र एक दूसरे को अविश्वास की दृष्टि से देखते थे। जर्मनी संधि के कारण प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा था और इसलिए उसने किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं किया था। मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली भी हमेशा राष्ट्र संघ के सिद्धांतों का उल्लंघन करता रहता था। संघ के सभी सदस्यों ने अपने राष्ट्रीय हितों को ही प्रमुखता प्रदान की थी। नेक्स्ट यहाँ पे जब हम चर्चा करें विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के विषय में, तो 1929 में पूरे विश्व में इकोनॉमिक डिप्रेशन का फेज आया था और इसने संपूर्ण विश्व को प्रभावित करने का कार्य किया था। विश्व के जितने भी राष्ट्र थे वो अपने ही उत्पादों को बढ़ावा देने का कार्य कर रहे थे तथा विदेशी उत्पादों पर अधिकाधिक चुंगी लगा दी गई थी।
सभी राष्ट्रों ने अपने देश की आर्थिक सुदृढ़ता की ओर ही ध्यान दिया था। इस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान और इसके पश्चात भी हम देखते हैं कि विश्व में उपनिवेशवाद का दौर रहा था और साथ ही साथ आर्थिक मंदी का आना इसने विश्व को दूसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेलने का कार्य किया था और साथ ही साथ जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रहे थे लीग ऑफ नेशंस के, उसमें भी राष्ट्र संघ जो है वो असफल साबित हुआ था। आगे जब हम चर्चा करते हैं तानाशाही के विषय में, तो इस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पश्चात एक्चुअली तानाशाही का जो है प्रारंभ होना ही नहीं चाहिए था या इसकी स्थापना नहीं होना चाहिए था, परंतु फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पश्चात हम देखते हैं कि जो डिक्टेटरशिप है या तानाशाही वो भी इसका जो स्थिति है वो उत्पन्न हुई थी। इटली में मुसोलिनी, जर्मनी में हिटलर और स्पेन में फ्रैंको के नेतृत्व में तानाशाही की स्थापना हुई थी। जब भी हम तानाशाही के विषय में बात करते हैं तो यहाँ पे लोगों के अधिकारों का हनन होता है और साथ ही साथ तानाशाही के समय जो देश जहाँ पे डिक्टेटरशिप लागू होता है वो अन्य राष्ट्रों के हितों की अनदेखी भी करते हैं। जितने भी नेता जुड़े हुए थे ये डिक्टेटरशिप से, उन सभी ने हिंसात्मक प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया था और तानाशाही के उदय ने राष्ट्र संघ का पतन या असफलता इसका निश्चित कर दिया था। निशस्त्रीकरण के विषय में यदि हम बात करें तो पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान भी लगातार इसके विषय में चर्चा होती रही थी और इसी के उद्देश्य से या निशस्त्रीकरण को रोकने के उद्देश्य के लिए ही राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। परंतु हम देखते हैं कि राष्ट्र संघ अपनी जो महत्वपूर्ण उसका जो उद्देश्य रहा था या एम रहा था शस्त्रीकरण की होड़ को रोकना, इसी में विफल साबित हुआ था। इसके लिए निशस्त्रीकरण जो है वो काफी आवश्यक था पूरे विश्व में शांति स्थापना के लिए, परंतु जितने भी राष्ट्र थे उनके द्वारा अशस्त्र का निर्माण हो रहा था तथा युद्ध की तैयारी भी की जा रही थी। विश्व में शांति स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सेना का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अभी भी हम देखते हैं कि जो पीस कीपिंग फोर्स है वो अभी विश्व में जहां शांति स्थापना का आवश्यकता होता है वहां पे इसको भेजा जाता है, परंतु राष्ट्र संघ के पास में कोई भी उस समय अंतर्राष्ट्रीय सेना नहीं था और इसके अभाव में राष्ट्र संघ चाहते हुए भी विश्व के कई हिस्सों में जहां शांति स्थापना की आवश्यकता थी वो नहीं कर पा रहा था और राष्ट्रों पर दबाव भी नहीं बना पाता था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें राष्ट्र संघ के निर्णय लेने के विषय में या उसकी पद्धति के विषय में, तो ये भी दोषपूर्ण रहा था। राष्ट्रों के विवादों को सुलझाने के लिए काउंसिल का मुख्यतः निर्माण किया गया था। संविधान के अनुसार सभी सदस्य विरोधी राष्ट्र को दबाने का प्रयत्न ही करते थे। किसी भी प्रश्न का निर्णय सभी राष्ट्रों की सहमति से ही लागू हो सकता था, परंतु उस समय कोई भी एक सहमति पर सभी राष्ट्र नहीं पहुंच पाते थे, जिस वजह से राष्ट्र संघ अपने उद्देश्यों में असफल रहा था। साम्राज्यवादी नीति के विषय में यदि हम बात करें तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण रहा था राष्ट्र संघ के असफलता का। जापान, इटली और जर्मनी साम्राज्यवादी नीति में विश्वास रखते थे। जापान ने चीन पर, इटली ने अबिसीनिया पर तथा हिटलर ने ऑस्ट्रिया पर अधिकार कर लिया था। हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ किया था। राष्ट्र संघ के संविधान के विषय में बात करें तो यहाँ पे ये भी दोषपूर्ण प्रतीत होता है। सभी विषयों में परिषद तथा सभा निर्णय केवल एक मत से ले सकती थी। सदस्यता से 2 वर्ष की पूर्व सूचना के द्वारा इसे त्याग दिया जा सकता था। राष्ट्र संघ शीघ्र कार्यवाही नहीं करता था। तो यहाँ पे संविधान तथा इसके निर्णयों को लागू नहीं कर पाना भी एक बहुत बड़ा कारण रहा था राष्ट्र संघ की असफलता का। आगे जब हम बात करें तुष्टीकरण की नीति के विषय में, तो यहाँ विश्व में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान भी हम देखते हैं कि तुष्टीकरण की जो नीति है उसे अपनाई गई थी और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पश्चात भी विश्व की जितनी महान शक्तियां थीं उनके द्वारा भी तुष्टीकरण की नीति को अपनाया गया था, जिस वजह से राष्ट्र संघ अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पा रहा था। राष्ट्रवाद के उदय के विषय में यदि हम बात करें तो राष्ट्रवाद जो है वो किसी भी विश्व के लिए या राष्ट्र के लिए बहुत ही हम कह सकते हैं कि एक अच्छा पक्ष होता है,
परंतु जब हम बात करते हैं नेशनलिज्म या एग्रेसिव नेशनलिज्म के विषय में, तो ये विश्व के लिए घातक ही साबित होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पश्चात राष्ट्रवाद का उदय जरूर हुआ था या इसका प्रचार प्रसार हुआ था, परंतु इसने आगे चल करके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पश्चात एग्रेसिव नेशनलिज्म को जन्म दिया था, जिसमें कि राष्ट्र सिर्फ अपने हितों के विषय में ही सोचते थे और अन्य राष्ट्रों के हितों की अनदेखी करते थे, और यही कारण जो है राष्ट्रसंघ की असफलता का भी कारण बना। राष्ट्रसंघ के विषय में यदि बात करें तो ऐसा नहीं है ये कि पूर्णतः ये असफल ही साबित हुआ था। इसके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी किए गए थे जिसमें उसे सफलता मिली थी, जैसे कि उसने आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का कार्य किया था, शरणार्थियों का पुनर्स्थापना किया था, नशीली पदार्थों के प्रयोग पर प्रतिबंध भी लगाया था, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ILO के नाम से जिसे हम जानते हैं, उसने मजदूरों की स्थिति में सुधार लाने का कार्य भी किया था। आपसी मनमुटाव जो रहे थे कई राष्ट्रों के मध्य में, उसे भी कम करने का कार्य राष्ट्र संघ ने किया था। राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सौहार्द की एक ऐसी परंपरा का सूत्रपात किया था जो अंतर्राष्ट्रीय जीवन का अभिन्न अंग बन गया था। हेजन जो है हिस्टोरियन, उनके द्वारा ये कहा गया है कि द लीग वॉज इंटेंडेड टू परफॉर्म अ मिरेकल बाय डूइंग द इम्पॉसिबल टास्क ऑफ मेंटेनिंग द स्टेटस क्वो इन द वर्ल्ड। और इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।